और सड़क पर चलने के क्रम में हमने ये देखा होगा कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि एक तेज गति से चलती हुई गाड़ी ठीक हमारे पैरों के पास आकर रुक जाती है। आखिर वो हमारे पास क्यों रुकी? जबकि हमने पढ़ा है कि जब तक गतिमान वस्तु पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए वह गतिमान ही रहती है। आखिर वो रुकी कैसे? इसका तात्पर्य है कि कोई उस पर अतिरिक्त बल लगाया गया, किसी अतिरिक्त बल ने उस पर कार्य किया। तो कहते हैं हाँ ठीक है, इस प्रकार किसी अतिरिक्त बल ने कार्य किया और अतिरिक्त बल ने कार्य करने की अपेक्षा वहां पर घर्षण बल लगा। और अब हम आगे पढ़ते हैं तो ये सब घर्षण बल के उदाहरण हैं। आगे हम घर्षण को बढ़ाने या घटाने में भी सहयोग कर सकते हैं। इसको हमने पढ़ा था, जैसे ध्यान हो तुम लोगों को कि ये जो माचिस की डिब्बी हम लोग उसकी तीली को रगड़ते हैं वहां भी घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण के फलस्वरूप तीली जल उठती है। और अब अगले क्रम में हमें यह पढ़ना है कि घर्षण का बढ़ाना तथा घटाना ये क्या है। हमने पढ़ा कि कुछ स्थितियों में घर्षण हमारे लिए आवश्यक है और कुछ स्थितियों में हमारे लिए घर्षण हानिकारक है। कहाँ? जैसे हमारे क्या जूतों या चप्पलों के तले खांचीदार क्यों होते हैं? टायरों, ट्रकों के, बसों के टायर इस तरह क्यों बनाए जाते हैं जो हमें खांचेदार दिख रहे हैं? कार, ट्रक, बुलडोजरों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? ये बेटा इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे उनके बीच और पृथ्वी की सतह के बीच घर्षण सबसे अधिक हो और वे जमीन के साथ आसानी से चल सकें, सड़क के साथ अच्छी पकड़ बनाकर चल सकें, जिनसे उनमें कहीं भी फिसलन की संभावना ना हो। आगे यहां लिख रहा है कि जो हमारे स्वचालित वाहन है या जो हम लोग वाहन चलाते हैं उनमें जो ब्रेक का सिद्धांत है वह भी घर्षण बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। हमारी बाइक या बाइसिकल, बस या ट्रक, कार, टेम्पो, ऑटो जो भी हैं वे सब मोटर से चलित होते हैं, लेकिन जब हमें उन्हें रोकना होता है तो हम उनके लिए ब्रेक का प्रयोग करते हैं। ब्रेक के जो शूज होते हैं और जो पहिए का ड्रम होता है उनके बीच में प्रबल घर्षण उत्पन्न होकर के वह हमारे बाइक या कार, ट्रक की गति को कम कर देते हैं। इस प्रकार जो रफ सरफेस होता है या खुरदरा तल होता है वहां पर घर्षण में वृद्धि अच्छी हो जाती है। जैसे हम लोग कबड्डी खेलते रहते हैं तो जब ऐसा एहसास होता है कि हमारे हाथों में पसीने की वजह से या किसी वजह से चिकनाहट आ गई है तो हम तुरंत जमीन से मिट्टी रगड़कर हाथों में लगा लेते हैं और हाथों में मिट्टी लगा लेने से हमारे हाथों में घर्षण बल का प्रभाव बढ़ जाता है। और आगे फिर जब हम ये चाहते हैं कि हमारे तत्वों के बीच घर्षण बल का मान बिल्कुल शून्य हो या बिल्कुल कम हो, ऐसी स्थिति में हम उस पर कुछ उपयोग करते हैं। ये तुम्हारी बुक में भी दे दिया गया है कि जो दरवाजे या जो साधन हमारे तेजी आसानी से खुलते या बंद नहीं होते हैं
कभी कभी हम लोगों ने घरों में तालों को देखा होगा, जब वो आसानी से नहीं खुलते हैं तो उसमें तेल डाल दिया जाता है और फिर हम लोग अपनी साइकिल को देखते हैं, मोटरसाइकिल या बाइक में देखते हैं कि बाइसिकल के चेन पर ग्रीस का प्रयोग किया जाता है और अन्य भागों में तेल का प्रयोग किया जाता है। अतः ये क्या है का इन तेलों के प्रयोग से, ग्रीस के प्रयोग से उन पर मशीनी टूल्स के बीच में लगा हुआ घर्षण बल का मान कम हो जाता है। आगे लिख रहे हैं कि जब हम किसी भी तथ्य को, जैसे यहां लिख रहा है, सभी परिस्थितियों में हम दक्षता वृद्धि के लिए घर्षण बल को कम करने का उपयोग करते हैं, और जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहां इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को नहीं रगड़ पाते हैं। जैसे जो हमारे मशीनों में या यंत्रों में तेल का प्रयोग किया जाता है, वह स्नेहक इस प्रकार एक परत का निर्माण करते हैं जिससे कि उनके बीच में घर्षण बल का मान लगभग नगण्य हो जाता है और हमारी मशीनें आसानी से चलती हैं। जैसे कभी हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में प्रयोग की जाने वाली मशीनें कभी कभी बहुत तेज आवाज करने लगती हैं, तो हम उनमें तेल आदि डालकर उनकी आवाज को कम कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब हम तेल आदि का प्रयोग कर देते हैं, उन वस्तुओं के बीच में घर्षण बल का मान घट जाता है, घर्षण बल का मान कम हो जाता है, जिसके कारण वे पिंड आसानी से कार्य करते हैं और कार्य कर सकते हैं। आसानी से कार्य कर सकते हैं और उनमें घर्षण बल का मान बहुत कम होता है। घर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है। आगे हम पढ़ते हैं, ये जब हम अभी पढ़ा ना कि जब तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट को मशीन में डाला जाता है तो उन दोनों सतहों के बीच में ये पदार्थ जाकर एक सतह बना देते हैं, एक नई सतह का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण इनके बीच में घर्षण बल का मान लगभग नगण्य हो जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं, कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे पर वहां घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच में वायु की गद्दी या वायु के एक मैटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ अगले बिंदु में दिया गया है कि जैसे हम लोगों ने अपने बड़े बड़े लगेज को ले चलते हुए देखा होगा, कि ये जो हमारे अटैचियां होती हैं, भारी सामान उनको ले जाना चाहते हैं, कभी कभी उनमें पहियों का प्रयोग किया जाता है और पहियों के प्रभाव से उनमें घर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है और फिर हम अपनी अटैची को आसानी से ले जा सकते हैं और अपनी अटैची को ले जाने में हमें किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होती है। और हम इस प्रकार बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को छोटे छोटे पतले आड़े टेढ़े टुकड़ों पर लुढ़काते हुए ले जाते हुए देखा होगा। हमने पढ़ा है
कि ये दो प्रकार के घर्षण काम करते हैं। एक सर्पी घर्षण जब सरकाया जाता है और दूसरा लोटनिक घर्षण जब लुढ़काया जाता है। दोनों प्रकार के घर्षण को अनेक विधियों से अलग किया जाता है। जैसे तुम लोग यहाँ देख रहे हो कि एक मोटी सी पुस्तक या मोटी सी अलमारी को हम दूर तक ले जाने के लिए नीचे बेलनाकार वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जैसे अब यहाँ दिया गया है, इस बुक के नीचे पेंसिल का या पेन का प्रयोग किया गया है। अगर इन पेनों को निकालकर हम सीधे खींचते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, कमानीदार तुला से, और फिर उसके बाद उसका मीटर रीडिंग लिख लेते हैं, बाद में उन्हें पेन पर रखकर खींचते हैं और उनकी मीटर रीडिंग लिख लेते हैं, दोनों स्थितियों में हम क्या देखेंगे कि जब हम पेंसिल पर रखकर उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं तो हमारे द्वारा कम बल का प्रयोग किया जाता है, जबकि बिना पेंसिल या पेन के रखे हुए खींचने पर हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। कह रहा है कि लोटनिक घर्षण जो होता है वो हमेशा सर्पी घर्षण बल से उसका मान कम होता है। अगर एक ही भार की दो वस्तुएं हैं जिसमें एक में सर्पी घर्षण बल प्रयोग हो रहा है और दूसरे में लोटनिक घर्षण बल का प्रयोग हो रहा है, तो सर्पी घर्षण बल का मान अधिक होगा जबकि लोटनिक घर्षण बल का मान कम होगा, क्योंकि लोटनिक घर्षण बल हमेशा कम प्रयोग होता है। इसी लोटनिक घर्षण बल के सिद्धांत के आधार पर हमारे इस्पात कारखानों के युग में बाल बेरिंग या बैरिंग का प्रयोग होता है, जिसमें दो बैरिंग की सतहों के बीच में गोल छर्रे का प्रयोग किया जाता है, गोलाकार गोलियों का प्रयोग किया जाता है। गोलाकार गोलियों का प्रयोग किया जाता है और इस लोटनिक घर्षण को कम करने के उदाहरण में सबसे अच्छा उदाहरण बाल बेरिंग होता है। ये जो हमारे बाल बेरिंग है, ये ऊपर का तल मशीन से फिट होता है, बीच का तल इस एक्सल से फिट होता है। इसके बीच में यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर बियरिंग लगा करके, ये देख रहे हैं, इसको लगा करके इसके सर्पी लोटनिक घर्षण बल के मान को कम कर दिया जाता है। आगे हम तरल घर्षण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जल में प्रयोग की जाती है। अगर हवा में हम इसका उपयोग करते हैं तो वायु घर्षण कहलाती है। अर्थात जब हम जल में तैरना चाहते हैं या तैरने के लिए जाते हैं या कोई जलीय जीव पानी में तैरता है, तालाब में या जल में तैरता है, उस समय भी गतिमान पिंड के ऊपर तरल घर्षण बल कार्य करता है। इस प्रकार जब हम वायु में जमीन को छोड़कर चलने का प्रयास करते हैं या कोई पक्षी उड़ने का प्रयास करता है या हमारे हवाई जहाज या हम कागज की जहाज बनाकर उड़ाते हैं, ऐसी स्थितियों में भी वायु घर्षण कार्य करता है। विज्ञान में गैस और द्रव को एक ही नाम दिया गया है जिसे तरल कहते हैं। अर्थात वायुमंडल में लगने वाले घर्षण बल और जल में लगने वाले घर्षण बल को ही तरल घर्षण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पष्ट सतह कार्य करती हुई हमें दिखाई नहीं देती है। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है।
जब आगे लिखा, जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना कठिन होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं और फिर वैज्ञानिकों ने इन विशिष्ट आकृतियों के आधार पर घर्षण बल को कार्य करने का काम किया था। हमने पिछली कक्षाओं में मछलियों के आधार पर को आधार लेकर के या पक्षियों को आधार लेकर के वाहनों के या अन्य साधनों की डिजाइनें बनाई जाती हैं जिन पर तरल घर्षण कार्य करने का संबंध होता है। अगर इन डिजाइनों के आधार पर इस प्रकार की रचनाएं की जाती हैं जिनसे कि तरल घर्षण का प्रभाव कम हो सके। इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि जो जलीय तलों में चलने वाली नौकाएं या बड़ी बड़ी जहाजें या बड़ी बड़ी पनडुब्बियां सब इस प्रकार बनाई जाती हैं कि जिन पर कर्षण बल का प्रभाव कम पड़े। जैसे कि हम लोगों ने मछलियों के शरीर को पढ़ा है, नौकाकार आगे से और पीछे से पतला होकर बीच में मोटा होता है। इसी प्रकार की संरचना हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जल क्षेत्र और वायु क्षेत्र के लिए बनाई गई हैं। वायु क्षेत्र में पक्षियों के आधार पर ही हमारे विमानों की, फाइटर जेट जगुआर विमानों की संरचना की गई है। तो हमने यहाँ इतना पढ़ा, बॉल बियरिंग जो लोटनिक घर्षण को कम करने का उदाहरण है। कर्षण ये तरल पदार्थों के बीच लगने वाला घर्षण बल है, इसी को तरल घर्षण कहते हैं। घर्षण अंतःबंधन, स्नेहक, स्नेहक क्या है? ये घर्षण बल को कम करने का एक साधन है। आगे लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण, तुम लोग इनके बारे में पढ़ भी लोगे और कुछ लिख भी लोगे। और यहाँ जो हमारे लिए 60 नोट लिखा गया है, इस 60 नोट को भी हम लोग पढ़कर पहले पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे और फिर समझ लेंगे। इतना ही आज हमारे पाठ में है और इस प्रकार हमारा यह पाठ आज संपूर्ण होता है।